गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जर्मनी यूनिफिकेशन देखा था कि जर्मन कैसे एक नेशन स्टेट बना। तो आज हम लोग को देखना है इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, और आज हम ये देखेंगे कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। समझा सब लोगों को? तो आज मैं थोड़ी सी एक न्यू टेक्निक यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। हम क्या करेंगे, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बोलते जाऊँगा ना, उसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दिया करूँगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग पिछला वीडियोस में कर रहे थे, प्रॉपर जो नोट्स मैं लिखता हूँ खुद, फिर वो नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेंगे। ठीक है, तो अब खटखट टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखने हैं। तो आप लोग इजीली किसी को भी इटली यूनिफाई कैसे हुआ था, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आप लोग इतने अच्छे से उनको समझा दोगे कि इटली की यूनिफिकेशन इस टाइप में हुआ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात है 19th सेंचुरी। ठीक है ना, हम लोग वही की बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू 1900। ठीक है, उसी बीच की बात चल रही है। तो आपको याद क्या रखना है कि इन 19th सेंचुरी, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, TURY। 19th सेंचुरी में जो इटली थी, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। क्या बोला हमने? जो इटली थी वो 19th सेंचुरी में टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें कि ओनली 1 स्टेट, मतलब सिर्फ एक स्टेट था जो इटालियन रूलर वहाँ रूल कर रहा था, और उस जगह का नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है, क्या बोला हम लोग ने? उस समय 19th सेंचुरी में इटली टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट था जहां पर एक इटालियन प्रिंस या इटालियन रूलर रूल कर रहा था। तो अगर हम बात करें तो जो इटली थी उसका जो नॉर्थ पार्ट था उसको कौन रूल कर रहा था? तो वहां पर रूल था किसका? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ठीक है, वहां पे ऑस्ट्रियन रूल था नॉर्थ तरफ। अगर हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में रूल कर रहे थे द पोप। और हम बात करें सदर्न पार्ट की, तो सदर्न पार्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द इटली वॉज अंडर द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, क्या बोला हमने? खटखट एक बार रिपीट करते हैं। 19th सेंचुरी में इटली टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। समझा? 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट था जहां पर एक इटालियन रूलर रूल कर रहा था, और उस स्टेट का नाम क्या था? इट्स नेम वॉज सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ये वो स्टेट था जहाँ पर इटालियन रूल चल रहा था, और बाकी 6 जगह अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। तो एग्जांपल के लिए हमें याद रखना है कि जो इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे ऑस्ट्रियन लोग रूल कर रहे थे, ऑस्ट्रियन रूलर था वहाँ पर। सेंटर में पॉप रूल कर रहा था। ठीक है, और अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे रूल था स्पेन का। ठीक है, और एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि उस समय पूरे इटली में देयर वेयर मेनी रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि इटली है भैया तो सब इटली बोलेंगे, नहीं, वहाँ पर कचरे की जैसी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी। अब आप मुझे खुद बताइए, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद 7 स्टेट में से 6 तो भैया अदर ही लोग हैं, सिर्फ एक स्टेट है जहाँ पे इटली का रूलर है, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो क्या इस वैरायटी को, इस डाइवर्सिटी को यूनिफाई करना आपको नहीं लगता है थोड़ी सी टफ बात है? बिल्कुल, समझ रहे हो? फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम लोग जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह, वहाँ पे यूनिफिकेशन कैसे हुआ,
वहाँ नेशनलिज्म कैसे आया, तो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को भी उस टॉपिक वाइज उनको चीज़ों को याद रखना है कि इटली में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ। अगर आप भूल भी जाते हो, नोट्स निकालिए, एक बार पढ़ लो, उसको आ जाएगा, ठीक है। वरना तो वीडियोस तो रखी हुई हैं, आप कभी भी उसको इजीली 20 मिनट्स 25 मिनट्स की वीडियोस हैं, आप इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ कि भैया वहाँ पर इटली में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इन द 19th सेंचुरी। सो इट वॉज अ वेरी टफ टास्क टू यूनिफाई इटली, मतलब इटली को एक बनाना, एक नेशन स्टेट बनाना, इट वॉज अ टफ वर्क। और अगर आपको याद होगा, एक व्यक्ति कब 1830 में थे, नाम याद आ रहा होगा आपको, यूसिपी मज़ानी, याद आ रहा, मजीनी याद आ रहा है। 24 ईयर्स की एज में थे, फ्रांस में आए थे, जेल में डाल दिया इनको, इन्हें 2 पार्टी बनाए थे, यंग इटली। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, ठीक है। याद नहीं आ रहा होगा, वीडियो पॉज करो, जाकर ढूंढिए यूसिपी मज़ानी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा। तो यूसिपी मज़ानी ने 1830 में एक एफर्ट किया था ताकि वो इटली को यूनिफाई कर सकें, पूरे इटली को एक नेशन स्टेट बना सके, जिनके लिए उनने क्या किया था, यंग इटली फॉर्म किया था। पर उनकी जितनी मेहनत थी वो सब क्या हो गई, ही फेल्ड, ठीक है, बेचारे फेल हो गए, पास नहीं हुए, अगर हम कह सकते हैं ऐसे, आप फेल हो गए। अब ये फेल हो गए तो अब कैसा होगा, तो अब जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितना भी ठेका मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो आप सोचो 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट है जहाँ पर एक इटालियन रूलर है। तो ऑब्वियस बात है ना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं की होगी। तो यहाँ पर यही हुआ, सार्डिनिया, पिडमोंट took the responsibility, ठीक है, दे टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई इटली। और उस समय सार्डिनिया पिडमोंट के जो इटालियन रूलर थे, उनका नाम था किंग, राजा विक्टर इमैनुअल II, बड़े खतरनाक नाम हुआ करते थे, ठीक है। तो ये उस राजा का नाम था जो उस समय सार्डिनिया पिडमोंट को रूल कर रहा था। ही वॉज एन इटालियन रूलर। तो अब इनने अपने तरफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ठीक है, आपसे नहीं हुआ, आप फेल हुए, कोई टेंशन नहीं, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अब इटली को यूनिफाई करेंगे। अब इटली को यूनिफाई करने के लिए तकलीफ तो थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था, नॉर्थ पार्ट पे ऑस्ट्रियन रूलर था, सेंटर में पॉप था, साउदर्न पार्ट में स्पेन रूल कर रहा था। अब इन लोगों को सबको तो हराना पड़ेगा। तो अब ये कैसे हुआ, तो जो सार्डिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था कैवोर, ठीक है, CAVOUR। तो जो सार्डिनिया पिडमोंट जो एक लौता इटालियन स्टेट था, उसके चीफ मिनिस्टर कैवियर ने ये बोला कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली को मैं कंट्रोल करूँगा। अगर आपको पता होगा, हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ, पर देश को चलाने का काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। तो वैसे उस टाइम में भी किंग कौन था, विक्टर इमैनुअल II, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं ने लिया, जिम्मेदार तो यही होंगे। पर ये सारा वर्क यूनिफाई करने का किसने किया, इट वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, हिज नेम वॉज कैवियर, ठीक है। कैवियर ने उस मूवमेंट को, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को सामने लेके गए। अब हुआ क्या, ठीक है भैया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, तो अब क्या करेंगे, सोएंगे क्या, नहीं, अब सोएंगे नहीं, अब हम इन लोगों को हराएंगे। और हराएंगे कैसे, अकेले तो हराना होगा नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, ही अलायंस्ड विथ फ्रांस, मतलब दिमाग लगा के, मतलब यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, ठीक है, यह शब्द याद रखिएगा प्लीज़,
टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीति, जो हम चाइना के साथ आजकल यही हो रहा है, सब कूटनीति खेल रहे हैं, सब लोग डिप्लोमेटिक गेम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, प्रेजेंट इंडिया बोलो या प्रेजेंट वर्ल्ड में भी। तो इनने क्या किया, पूरा दिमाग लगा कर फ्रांस को अपने पक्ष में ला लिया, उनके साथ ग्रुप बना लिया, दैट्स कॉल्ड अलायंस, और इन लोगों ने मिलकर डिफीट कर दिया। किसको डिफीट किया, तो जो नॉर्थ के जो ऑस्ट्रियन लोग थे, मतलब ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स। और कब डिफीट किया, इन 1859, समझे। मतलब इन लोगों ने चालू किया इटली का यूनिफिकेशन फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट। सोचे कि चलो ठीक है, अब इनॉग्रेशन किया जाए इटली के यूनिफिकेशन का फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट, ठीक है। तो क्या किया, कैवियर ने दिमाग लगा के यूजिंग हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक आइडियाज़, उसने क्या किया, फ्रांस को कन्विंस कर लिया, और इन लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रियन की लगा दी, मतलब जो ऑस्ट्रियन फोर्स थी उनको इन्हें डिफीट कर दिया। कब, 1859। अब डिफीट किया मतलब ये आ गया अपने अंडर में, अब आ गया ये अपने अंडर में, नॉर्थ मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, अब वो भैया इटालियन रूल के अंडर में आ गया, बिकॉज ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटालियन स्टेट, बराबर। तो हराया इनको कब, 1859 में। तो 1859 में जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द इटली था वो अब एक इटालियन स्टेट बन चुका था। अब बाकी ये दोनों बच गए। तो जो सेंटर का पार्ट था ना वो बड़े साइलेंट थे, आपकी बुक में दिया नहीं गया है सेंटर के बारे में। फिर से अगर आप मेहनत करिए, बुक्स रीड करिए, क्रोम पे सर्च करिए, आपके ऊपर है। पोप जो रूलर था ना, इसका जो हेड था उसका नाम ही खतरनाक था, ठीक है। इसका जो रूलर था, द नेम वॉज पोप पियूस 9, देखो बड़ा खतरनाक नाम है, पोप पियूस 9, ये रूलर था। कहाँ का, पोप का। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ के डाल दिया जेल में। यहाँ ज़्यादा कुछ वायलेंस नहीं हुआ, ये लोग सीधा भैया मान लिए ठीक है हमारे रूलर को आपने जेल में डाल दिया, वी आर रेडी टू बी द पार्ट ऑफ इटली, ठीक है। इसलिए आपके बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब वो बस बचा कौन, अब बचा साउदर्न पार्ट, दैट वाज द बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब स्पेन को कैसे हराया जाए, तो यहाँ पर एक नए व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये जो मूवमेंट चल रहा था, मस्त कैवियर गया फ्रांस से मिला, मिलजुल कर उन लोगों ने ऑस्ट्रियन को हराया, पोप को भी मतलब सेंट्रल पार्ट को भी अपने अंडर ले लिया। अब बचा क्या था, सदर्न पार्ट। तब यहाँ पर एक नए हीरो का एंट्री होता है जिनका नाम है यूसीपी। देखो यार सभी एक सवाल हैं, यूसीपी गरीब बल्दी मत कह दीजिएगा, ठीक है। एक गरीबी है, देखो जी आ रहा है भी। तो ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था ग्यूसिपी गरीबल्दी। इनने क्या किया, इनके अंडर में ना पता है बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, बहुत सारे वॉलंटियर्स, मतलब तुम ऑर्डर करो हम काट पीट मचा डालेंगे। और वो सारे कहते थे ही हैड आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है। मतलब आर्म्ड मतलब क्या, बंदूक लेकर। मतलब ये जो व्यक्ति थे ना, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन, ही हैड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स। और वॉलंटियर्स कैसे थे, सबके पास तलवार बंदूक जो भी उस समय वेपन्स हुआ करते थे वो सारे वेपन्स थे। तो हुआ क्या, जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे सदर्न पार्ट में, तो यूसीपी गरीबल्दी ने ज्वाइन कर लिया। चलो ठीक है भाई, आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे कि आप सदर्न पार्ट को भी अपने अंडर में ला लो, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट बच चुका था। एग्जैक्ट यही हुआ कब, इन 1860 वो सब लोग तैयार वैयार होके किधर गए, टू दिस सदर्न पार्ट। और वहाँ पे उन लोग ने हेल्प लिया इसका, लोकल पीजेंट्स का। मतलब वहाँ के जितने भी लोकल पीजेंट्स थे सदर्न पार्ट के, उनकी हेल्प लिया और ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। मतलब
उनके बैक पे किक मारकर उनको सदर्न पार्ट से हटा दिया। तो फाइनली क्या हुआ, सदर्न पार्ट भी आ गया इटली रूलर के अंडर में। ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ 1861 को। अब बताओ, ये तो बेचारे चीफ मिनिस्टर थे ना, राजा तो बन नहीं सकते। राजा कौन बनेगा, जो ऑलरेडी राजा था, कहाँ का, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। राजा कौन था, द राजा वॉज विक्टर इमैनुअल टू। तो जो विक्टर इमैनुअल टू को वॉज डिक्लेयर्ड, क्या बना दिए भाई को, किंग। और कहाँ का किंग, ऑफ यूनाइटेड इटली। मतलब अब इटली यूनाइटेड हो चुका था, पूरा इटली जो पूरा डिवाइडेड था वो कुल मिलाकर अब एक इटालियन रूलर के अंडर में आ गया था। दैट वाज द विक्टर इमैनुअल टू। तो इस टाइप में, इस वे में इटली का यूनिफिकेशन हुआ। चलो एक खटखटाते हुए हम शॉर्ट में समराइज़ करा देते हैं। ठीक है, बहुत लोग, मुझे पता है आप लोग ये नोट्स लिख लोगे, पर ये नोट्स लिख के मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इस इंस्टेंट आपको ये सब देखोगे यार, आपको क्या लगता है, बहुत अगर वीडियोस आप सर्च करो यूट्यूब पे तो हमको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, वहाँ पे ऐसे की पॉइंट्स लिखे होते हैं। पर वो की पॉइंट्स किस लिए होते हैं कि अगर आपको पूरी कहानी याद है तो आप लोग वो पॉइंट्स देखकर एक लिंक बना सकते हो। पर मान लीजिए 1-2 महीने बाद हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो जब पूरे स्टेटमेंट लिखे होते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी लिख कर देता हूँ, तो उससे जब आप जैसे जैसे उसको रीड करते जाओगे आपको मेरी ये वीडियोस याद पक्का आएंगी। वो जो कहानी पढ़ी थी आप लोग ने वो याद ज़रूर आएगी। ठीक है, तो शॉर्ट में समराइज़ करते हैं। तो इटली क्या था, 19th सेंचुरी में इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स थे, 7। मेरे साथ बोलते चलने का मन में, 7 स्टेट्स थे। और 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट था जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। इट वॉज ओनली द वन स्टेट विच हैड अ इटालियन रूलर। मतलब 7 में से सिर्फ एक स्टेट था जहाँ पर एक इटालियन रूलर था। तो भाई बाकी 6 कहाँ गए, क्या चल रहा था वहाँ पे, तो जो नॉर्दर्न रीजन था इट वॉज अंडर ऑस्ट्रिया, द सेंट्रल पार्ट वॉज अंडर द पोप एंड द सदर्न पार्ट वॉज अंडर द स्पेन। और वहाँ पर क्या था, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी भाई। कुल मिलाकर पूरी मेहनत की गई इटालियन को यूनिफाई करने में। तो सबसे पहली मेहनत, सबसे पहला एफर्ट किसने दिया, यूसीपी मज़ानी ने। इनने फॉर्म किया द यंग इटली, ग्रुप बनाया, पर उनका जो मिशन था वो फेल हो गया, वर्क नहीं किया, बिकॉज ये अकेले झंडा गाड़ने चल दिए थे। झंडा गड़ा नहीं, झंडा उखड़ गया। उखड़ गया मतलब उखड़ गया। फिर क्या हुआ, अब ये तो हार गए, पर सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम अभी तो एक लौते स्टेट हैं जहाँ पे इटालियन रूलर है, पर हम लोग जब तक पूरे इटली को यूनिफाई नहीं करेंगे हम लोग समोसे नहीं खाएंगे। ठीक है, और उस समय रूलर कौन था, राजा कौन था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का किंग विक्टर इमैनुअल टू। तो अब ये तो बोल दिए कि ठीक है ऐसा ऐसा होगा। अब ये सारा मूवमेंट आगे कौन लेके जाएगा, ये भैया बस तो बैठ के चाय पी रहे थे कि हम तो जब राजा बन जाएंगे हमको बता देना, हम लोग आ जाएंगे अपना सिंहासन लेने। अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था कैवियर। अब कैवियर ने क्या किया, बड़े दिमाग वाले व्यक्ति थे, इनने पूरा दिमाग लगा के, कूटनीति यूज़ करके, डिप्लोमेटिक यूज़ करके उनने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया। मतलब फ्रांस के साथ जाके मिल गए, हेल्प ली उनकी, और ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा डाला। पोप था, बड़ा शांत टाइप का देश था, उसके रूलर को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो वैसे ही सेंट्रल पार्ट इटालियन के अंडर में आ गया। अब बच गया था वॉज द ओनली द सदर्न पार्ट ऑफ द इटली। उसको कैसे अंडर में लिया, तो ये बोले भैया साउथ के लोग तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, तो अब हमें एक अन्ना भाई की ज़रूरत है। तो अन्ना भाई कौन थे यहाँ पे, द ग्यूसिपी गरीबल्दी, ही वॉज द अन्ना भाई। ठीक है, मतलब रजनीकांत थे उन लोगों के। तो अब ये जो ग्यूसिपी गरीबल्दी थे, ये भी अकेले आदमी नहीं थे, ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, जिनके पास बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स थे। आप इजाज़त दो ठोक देंगे। तो ये लोग सब मिलजुल कर गए साउदर्न पार्ट में, और 1860 में विद द हेल्प ऑफ वहाँ के कुछ लोकल पीसेंट, जो साउथ पार्ट के जो लोकल पीसेंट्स थे उन लोग ने भी हेल्प किया, और उन लोगों ने स्पेनिश रूलर को उठा के फेंक दिया, किक मार दिया। फाइनली 1861 में अब ये तीनों पार्ट्स
इटली के अंडर में आ चुके थे, इटालियन रूलर के अंडर में आ गए थे। तो ये भैया जो चाय पी रहे थे, दैट वाज द विक्टर इनामुअल II, इनको डिक्लेयर कर दिया, आइए सिंहासन स्वीकार करिए। ठीक है, तो ये तो रफ पार्ट हो गया। अब जो मैंने नोट्स लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं। अब ये रहा वो नोट्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार, आप लोग भी पक गए होंगे 2 बार सुन के। यही सब पॉइंट्स को मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज लिखा है, आप लोग इसे अपने नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब कहानी ख़त्म हुई इटली की, इटली भी यूनिफाई हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रांस के बारे में भी बचा हुआ है, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे कि फ्रांस के साथ क्या क्या हुआ। पहले हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।